ठीक है। तो इस रिलेशन को हमने इस टाइप से किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको दिया हुआ क्या था, T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1, T2 पे R2 और किसी T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है। मान लीजिए RT है, तो अगर आप T टेम्परेचर पे लगाएंगे इसको तो देखो RT इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T माइनस T1, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। R2 जी आपने क्या किया RT, तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख पाएंगे, RT माइनस R1 अपॉन R1 इक्वल टू अल्फा T माइनस T1। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 में 1 का डिवाइड कर दीजिए, 2/1 से 2/1 करेंगे तो R1 से देखो इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे R1 से R1 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा RT माइनस R1, उधर हो जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, इस साइड में देखोगे तो अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो गया, तो 2/1 कर रहे हो तो ये टर्म ऊपर आएगी T माइनस T1 और T2 माइनस T1। बात समझ में आई। तो अगर आप ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो आपको अल्फा नहीं निकालना पड़ेगा, और वैसे भी आप जानते हो अल्फा को तो आप कांस्टेंट मान के चल रहे थे, ठीक है। तो आप पहले दो डेटा से पहले क्या निकाल रहे थे अल्फा, वो अल्फा निकाल के इसमें रख रहे थे, इससे बढ़िया तो आप सीधा अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दीजिए। अब इस इक्वेशन में कितनी चीजें चाहिए आपको, देखो 3 तो टेम्परेचर चाहिए T, T1 और T2, और 2 रेजिस्टेंस चाहिए R2 और R1, R2 निकल जाएगा। तो आपको देखो 2 टेम्परेचर पे 2 रेजिस्टेंस देगा और किसी तीसरे टेम्परेचर पे एक रेजिस्टेंस पूछ लेगा कि कितना हो जाएगा, या आपको ऐसे देगा कि 2 रेजिस्टेंस देगा, उन दोनों के एसोसिएटेड टेम्परेचर देगा, और फिर आपको तीसरा रेजिस्टेंस देगा, कहेगा कि इसके साथ कितना टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम भी आप निकाल सकते हैं। तो यानी कुल मिला के इस इक्वेशन में कितनी चीजें हैं, 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3 6 चीजें, तो आपको 5 क्वेश्चन में देगा, 2 टेम्परेचर 2 रेजिस्टेंस और 1 टेम्परेचर या रेजिस्टेंस, बची हुई छठी चीज आपसे निकलवाएगा। तो ऐसे सवाल में जब आपको कहे कि इतने टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है, इतने टेम्परेचर पे इतना है, तो इतने पे कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में बार बार आपको अल्फा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप इक्वेशन को इसको याद रख लीजिए, सीधी वैल्यू रखिए, वन लाइनर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन करवाता हूं आपको। मैंने कहा कि 2 मेरे पास ऐसे मटेरियल थे, इसकी रेजिस्टिविटी थी ρ1 और ये था α1, और इसकी रेजिस्टिविटी थी ρ2 और ये था α2। असल में मैंने कहा कि ρ1 α1 ρ2 α2 में ऐसा रिलेशन निकालिए कि ये सिस्टम की रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाए। सिस्टम की रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, चाहे इसकी चेंज हो जाए चाहे इसकी भी चेंज हो जाए, पर सिस्टम की चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको तो पता ही है कि रो इक्वल टू कितना होता है, ρ0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0 होता है। ये किसी भी T टेम्परेचर पे क्या है, रेजिस्टिविटी। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, रो माइनस ρ0 इक्वल टू ρ0 अल्फा T माइनस T0। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है इंक्रीमेंट इन रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर चेंज के साथ कितनी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, पहले इतनी थी अब इतनी होगी, तो इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट इन रेजिस्टिविटी, मान लीजिए इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर मैंने T2 कर दिया, T1 से टेम्परेचर T2 कर दिया, तो क्या मैंने कहा कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए, रेजिस्टिविटी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होनी चाहिए, यानी ये टेम्परेचर मैंने चेंज भी कर दिया तो सिस्टम की रेजिस्टिविटी यानी सिस्टम का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे T2 से T1, तो इसकी रेजिस्टिविटी में इंक्रीमेंट कितना होगा, मान लीजिए ये चेंज हो गई रेजिस्टिविटी डेल्टा ρ1 और ये कितनी चेंज हो गई, डेल्टा ρ2। ये चेंज इन रेजिस्टिविटी आ गया इसके और इसका, तो टोटल इतनी रेजिस्टिविटी चेंज हुई और इस टोटल चेंज कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए, सिस्टम का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने टेम्परेचर चेंज किया तो इसकी इतनी चेंज, क्योंकि अल्फा दे रखा है तो इसकी रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी और इसकी भी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, तो पर सिस्टम की चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी टोटल इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 0। अच्छा, अब डेल्टा रो यानी इंक्रीमेंट को कितना लिख सकते हो आप, ρ0 अल्फा T माइनस T0 लिख सकते हो। अच्छा, इसकी इनिशियल रेजिस्टिविटी ρ0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टिविटी तो कितनी थी ρ, और इसका अल्फा कितना था, α1, और टेम्परेचर इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, T2 माइनस T1, ठीक है। अच्छा, ऐसे इधर ρ2 α2 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0, यानी ρ1 α1
प्लस रो टू अल्फा टू इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कॉमन आके किस में चला जाएगा, आपका 0 में चला जाएगा। यानी जो भी मटेरियल इस कंडक्टिविटी यानी मैं अगर दो मटेरियल मिलाऊं अलग अलग और दोनों को मिला के एक अलॉय बनाऊं, और अलॉय अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी तो उसका रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी मुझे ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो तो जनरली अलॉय से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, अलॉय से, और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करना चाहिए। दूसरी बात है वो देखो इन दोनों का सम 0 आ रहा है, तो एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव होना जरूरी है। तो देखो एक का अल्फा पॉजिटिव होगा, एक का अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव, तो तभी 0 आ सकता है। यानी देखो एक अल्फा पॉजिटिव मतलब एक की रेजिस्टिविटी बढ़ रही होगी टेम्परेचर के साथ, और एक की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम हो रही होगी, और ओवरऑल चेंज कितना आ गया, 0, या जो रेजिस्टिविटी में इंक्रीमेंट कितना आया, 0, यानी कुल मिला के सिस्टम की रेजिस्टिविटी क्या रही, कांस्टेंट। तो देखो अब अगर दोनों ही प्लस प्लस वाले आप दो मेटल ऐसे मान लो जिसके दोनों के अल्फा प्लस प्लस हैं, तो रेजिस्टिविटी तो भाई अलॉय बनने के बाद गारंटेड इंक्रीज होगी, और दोनों ही माइनस माइनस वाले मिला दोगे तो पक्का से डिक्रीज होगी। अगर एक प्लस और एक माइनस वाला मिलाया तो एक का अल्फा प्लस है एक का अल्फा माइनस है, अगर ऐसे दो मेटल मिलाए तो रेजिस्टिविटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा कंपोजिशन ज्यादा मिला रहे हैं। ठीक है, पर अगर ऐसे मिलाया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन पक्का ये क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बन जाएगा सिस्टम। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छा अब मैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर की वेरिएशन ग्राफिकल तरीके से ना, ग्राफ बना के ना। तो देखो इधर मैंने बनाया भाई रेजिस्टिविटी और इधर टेम्परेचर। सबसे पहले कंडक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर। तो अपन जानते हैं कंडक्टर के लिए तो भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो जनरली जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है, लगभग ऐसा आता है कंडक्टर के लिए। अच्छा जी सेमी कंडक्टर के लिए बनाऊं, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर उसमें, तो सेमीकंडक्टर तो पक्का रेजिस्टिविटी घटती है, तो सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। अच्छा तीसरा मैं अगर अलॉय के लिए बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, अलॉय के लिए, तो अगर अलॉय है तो उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से अभी मैंने आपको ड्राइव किया है, तो अलॉय है तो डिपेंड करेगा ना उसमें कंपोजिशन क्या क्या है ना। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है, वो तो मुझे कंपोजिशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने ड्रॉ, तो जब तक मैं अलॉय के बारे में नहीं बताऊंगा तब तक आप ये ग्राफ नहीं बना पाएंगे ना। जनरली जैसे मैं एग्जांपल लिया नाइक्रोम, ठीक है, तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, क्या होती है, तो आप मुझे पता चल इसमें निकल है और क्रोमियम है। ठीक है, कंपोजिशन पता है तो अपन बता सकते हैं ना। अच्छा जी, ऐसे ही ये कांस्टेंट भी रह सकती थी और ये डिक्रीज भी हो सकती थी, वो तो कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। पर फिलहाल नाइक्रोम के लिए आपका ऐसा बनेगा, यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उसके अलावा जो मैंगनीन वगैरह हैं, ऐसे अलॉय हैं कंस्टेंटन, वो ऐसे अलॉयज होते हैं जिनका जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है ना, उनके लिए फिर वो स्ट्रेट वाली लाइन आती है। बात समझ में चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। टाइप ऑफ रजिस्टर कहता है। ठीक है, रजिस्टर जनरली दो टाइप के बनाए जाते हैं, एक तो बनाया जाता है वायर बाउंड रजिस्टर और दूसरा बनाया जाता है कार्बन रजिस्टर। ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं, एक हाई रेजिस्टिविटी की वायर ली जाती है और उसको पास यूं बाउंड कर दिया जाता है ताकि वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, अच्छा क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस तो कितना होगा, रो एल बाई ए, तो जितनी ज़्यादा लेंथ लोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और एरिया जितना ज़्यादा कम लोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो क्या किया गया, बहुत पतली लंबी वायर ले ली गई,
ठीक है, पतली सी, एरिया कम और लेंथ ज्यादा, और स्पेस ज्यादा ना रोके इसलिए इसको पास पास यूं लपेट दिया गया है ना, छोटा छोटा कॉइल करके इतना सा बना दिया गया है ना। जैसे आपने बल्ब वगैरह में देखा होगा ना, बल्ब के अंदर वो रहती है, कॉइल सी बनी रहती है ना, और उसको सीधा करोगे तो काफी लंबा होता है ना, तो इस टाइप से बनाया जाता है ये वाले रजिस्टर। ठीक है, अच्छा दूसरे होते हैं कार्बन रजिस्टर। ठीक है, दोनों के अपने अपने यूज हैं, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के डिसएडवांटेज भी है ना। अच्छा, अब जो वायर बाउंड रजिस्टर रहता है ना, ये जनरली अलॉय से बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा अलॉय से बनाया जाता है तो एक फायदा ये हो सकता है कि ये इसको इनसेंसिटिव अबाउट टेम्परेचर बनाया जा सकता है ना, कि यानी कि टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस ज्यादा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि मैं कंपोजिशन ऐसा बना सकता हूँ अलॉय का जो टेम्परेचर से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। हाँ, अच्छा तो जो ये वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं किससे बनाए जाते हैं, हाई रेजिस्टिविटी मेटेरियल से बनाए जाते हैं, अलॉय से बनाए जाते हैं। ठीक है, इनकी खास बात क्या होती है, ये ऑलमोस्ट टेम्परेचर से इनसेंसिटिव होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, क्या करते हैं, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा कार्बन रेजिस्टर, ये कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं ना, इनका साइज बहुत छोटा होता है ना, एकदम चावल के दाने के बराबर होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। अच्छा, और इसको बहुत लार्ज रेंज तक बनाया जाता है, फ्यू ओम से लेके किलो ओम्स तक, किलो ओम से काफी ज्यादा तक बनाया जा सकता है, और इसका साइज तब भी क्या रहता है, छोटा सा रहता है। अच्छा, पर ये जो होते हैं ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव होते हैं, कैसे होते हैं, सॉरी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वेरी। तो देखो, जब मुझे ऐसा चाहिए कि टेम्परेचर इनसेंसिटिव होना बहुत जरूरी है तो वायर बाउंड लगेगा ही, और जब मेरे पास स्पेस लिमिटेशन होती है तब कार्बन रेजिस्टर लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा कार्बन रेजिस्टर लगाया, मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर के साथ भी वेरी ना करे, टेम्परेचर भी वेरी ना करे, तो उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसके चारों तरफ ऐसा हम ऐसी सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं ताकि टेम्परेचर लगभग क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, फिर भी इसका फायदा क्या कि टेम्परेचर इंसेंसिटिव होता है, पर ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। इसका फायदा क्या, ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, छोटी छोटी चीजों में, जैसे मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, उनके अंदर काम आएगा ना, स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है। बट ये टेम्परेचर से क्या रहता है, सेंसिटिव रहता है, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ तो इनका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, तो वहाँ पे कूलिंग डिवाइस वगैरह भी लगानी पड़ती है, बात समझ में। अच्छा, अब दूसरी बात होगी कि ये साइज में बड़े होते हैं, तो इनका रेजिस्टेंस तो आप चाहो तो रेजिस्टर के ऊपर लिख सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, कोई खास बात नहीं है ना। अब ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो आप डायरेक्टली नहीं लिखते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते हो, उसके ऊपर नहीं लिख सकते कि 2 ओम का है, 5 ओम का है, 50 ओम का है ना। तो इसका जो रेजिस्टेंस कितना होगा इसको बताने के लिए एक अलग टाइप की, इसका रेजिस्टेंस लिखने के लिए एक अलग सिस्टम का यूज किया गया, जिसको बोला गया कार्बन कोडिंग, सॉरी कलर कोडिंग। क्या बोला गया, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग क्या है बेटा, एक ऐसा सिस्टम, कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस लिखने का सिस्टम कौन सा है, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ओके, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर इज a method to write the या to denote the resistance of कार्बन रजिस्टर। ठीक है, अच्छा टू काम मेरे लिए तो आप समझ रहे हैं, तो साइज में कम है तो आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो एक नया मेथड निकाला गया। ठीक है, अच्छा जी, इस मेथड में देखो कैसे कैसे लिखते हैं इससे रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो कार्बन रजिस्टर होता है, ठीक है, इस टाइप का एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, मैंने तो बड़ा बनाया है ऐसा। ठीक है, इसके 2 एंड्स निकले होते हैं, इसके ऊपर एक सेट ऑफ कलर स्ट्रिप्स का बनाया जाता है, कलर स्ट्रिप्स का एक सेट बनाया जाता है ना, कुछ कलर स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं इसके ऊपर, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस पर कुछ कलर स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं, और हर कलर स्ट्रिप जो होती है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है ना। अगर आपको उन सबका मीनिंग पता है तो आप बता पाएंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या 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 बताता है, जो फर्स्ट स्ट्रिप का कलर होता है वो आपको ये बताएगा फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, यानी जो फर्स्ट नंबर पे जो स्ट्रिप लगी होगी उसका कलर। ठीक है, हर कलर के साथ एक एक नंबर एसोसिएटेड है, वो आपको अब थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा ना, कि जैसे मान लो ब्लू है तो उसके साथ एक कलर के साथ एक नंबर फिक्स होगा, तो जो कलर यहाँ पे है उसके साथ जो नंबर है वो रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट बनेगा। ठीक है, और सेकंड जो स्ट्रिप है वो बताती है सेकंड डिजिट। ठीक है, थर्ड जो स्ट्रिप होती है
वो बताती है मल्टीप्लायर ऑफ 10, ठीक है। और फोर्थ स्ट्रिप बताते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना वेरी करेगा, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर सेंसिटिव है तो टेम्परेचर के साथ इसका वेरी कर सकता है, ठीक है। तो बताएगा कितना वेरी कर सकता है इसका क्या चीज है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस टाइप से 4 स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं इसके ऊपर, और वो 4 स्ट्रिप एक स्पेसिफिक मीनिंग रखती हैं। अब देखो कौन कौन से कलर की स्ट्रिप बनाई जाती हैं, क्योंकि कलर तो बहुत सारे हैं ना। अब कलर बहुत सारे हैं तो हर कलर पे एक नंबर दोगे तो याद कैसे रखोगे। तो एक कुछ स्पेसिफिक कलर ही चूज किए गए कि सिर्फ ये स्ट्रिप इन ही कलर की हो सकती है, और हर कलर के साथ एक एक नंबर भी आपको दे दिया गया है ना, जो आपको याद करना है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कलर कोडिंग के कलर, ठीक है। अच्छा तो देखिए याद रखने की ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले तो आप देखो यहाँ पे कौन कौन से कलर काम आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कलर से एसोसिएटेड डिजिट कि कौन से कलर के साथ कौन सी डिजिट एसोसिएटेड होती है। यहाँ पे मल्टीप्लायर ऑफ 10 या पावर ऑफ 10 लिख लो आप, और यहाँ पे टॉलरेंस, किस कलर के साथ कितनी टॉलरेंस एडेड होती है, कितना 10 पावर होता है। देखो कलर आपको याद रखना, ठीक। सबसे पहला कलर आता है ब्लैक, ठीक है। अच्छा दूसरा आता है ब्राउन, थर्ड जो कलर आ सकता है ना, जो कलर आ सकते हैं ये इस सीरीज में ही आप याद रखें, क्योंकि इस सीरीज में जिस सीरीज में मैं लिख रहा हूँ इस सीरीज में इजीली याद हो जाते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। अब याद तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ एक सीरीज बन जाती है ना। अच्छा फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, सिक्स ग्रीन, 7 ब्लू, 8 वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। चलिए थोड़ी जगह कम रहेगी कोई बात नहीं। देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। राइटिंग समझ में आ रही हो तो आप मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा इसको याद कैसे रखा जाता है, इसके फर्स्ट इनको याद रख लिया जाता है, फर्स्ट अल्फाबेट को सभी कलर्स के, तो ऐसे याद रखा जाता है ये 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 ये, ठीक। इसमें से याद रखा जाता है। देखो बी बी रॉय, बी बी रॉय मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। देखो बी बी रॉय ऑफ Great Britain has very good wife wearing gold silver necklace. B.B. Roy of Great Britain has very good wife wearing gold silver necklace. देखो B का मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ठीक है। नो कलर मैंने अभी लिखा नहीं है, बाकी नो कलर। बात समझ में आई आपको। अच्छा जी अब देखो अब एक्चुअली में इसमें बात क्या है कि यहाँ पे 3 जगह तो बी आ जाते हैं, देखो 3 जगह तो बी आ जाते हैं और 2 जगह जी भी आते हैं, सॉरी 3 जगह जी आते हैं, 1 2 3 जगह जी आते हैं ना। तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा ब्लू होगा कौन सा ब्राउन होगा ना, उसको थोड़ा सा याद रख सकते हो। देखो आप इसको एक्चुअल में ना इस सीरीज को 1 से लेकर 10 तक ही मानो, है ना, 1 से लेकर 10 तक। उसके नीचे गोल्ड, सिल्वर को और नो कलर, एक और बच रहा है नो कलर, जगह नहीं थी मैंने लिखा नहीं, नो कलर, ठीक है। उनको छोड़ दो आप 10 तक मान लो। आप ऐसे याद रखो कि जो सीरीज ब्लैक से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है, ब्लैक से स्टार्ट होती है और खत्म जाके होती है व्हाइट पे। कहाँ पे जाके खत्म होती है, ब्लैक से स्टार्ट व्हाइट में खत्म, ठीक है। अच्छा दूसरा जब आप ये बीबी रॉय पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा तो आप यहाँ से चालू कर दो, 1 नंबर से उल्टा देखिए, आपने वो पढ़ा हो विब्डो, पढ़ा है, ठीक है।
उससे आप याद रखिए। तो ये तो ब्लैक हो गया, तो ये व्हाइट हो गया, तो फिक्स ही हो गया, ठीक है। यहां से देखिए आप विबग्योर, तो विबग्योर में बी क्या होता है, वॉयलेट, आई नहीं आ रहा, छोड़ दो आप उसको। उसके बाद क्या आता है, ब्लू ब्लू, उसके बाद क्या आता है, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज, रेड रेड। वैसे वैसे लगभग सीरीज बनती है, बस आई नहीं आ रहा, बात समझ रही। अच्छा, तो ऐसा करते तो आपको इसका पता चल जाएगा ब्लैक का, और इसका पता चल जाएगा ब्लू का, क्योंकि विबग्योर में रखोगे ना तो ये ब्लू। तो देखो दो भी तो आपको पता चल जाएंगे, एक तो ब्लैक और एक ब्लू। अब बचा कौन सा, ब्राउन। तो जो बच गया बी, वो क्या हो गया आपका, ब्राउन। अच्छा, ऐसे जो जी आ रहे हैं, तो जी एक तो विबग्योर में आ जाएगा, ये वाला तो ग्रीन हो जाएगा। बचा हुआ जो जी है वो आपका क्या है, ग्रे है, क्योंकि लास्ट में गोल्ड सिल्वर तो एक साथ लिखनी है आपको ना। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं ना, याद रखने का तरीका है। अच्छा, इन सब के साथ जो नंबर अटैच होता है वो होता है इसके साथ 0, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मल्टीप्लायर ऑफ 10 कितने होते हैं, ये 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10�8, 10�9, ठीक है। लास्ट वाले के साथ कुछ नहीं, वैसे गोल्ड के साथ 10⁻1, इसके साथ 10⁻2 कई बार लिख देते हैं, पर आपको कोई जरूरत नहीं। आपको तो मैं बता रहा हूँ मेन सीरीज 10 तक याद रखनी है, वाइट तक याद रखनी है। कहाँ तक याद रखनी है, वाइट तक। और वाइट के साथ सारी पावर लिख दो ना, तो पावर याद रखने की जरूरत नहीं है, जो नंबर है वो 10 की पावर चढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जो टॉलरेंस होता है, ठीक है, ये कौन सी स्ट्रिप बताती है, फोर्थ स्ट्रिप बताती है ना। अच्छा, तो फोर्थ स्ट्रिप में जनरली दो ही कलर मिलते हैं, या तो गोल्ड या सिल्वर, या फिर कोई कलर ही नहीं मिलेगा ना, नो कलर। अच्छा, तो गोल्ड मिलता है, इसका मतलब जो टॉलरेंस है वो ±5%, जो सिल्वर का मतलब है वो ±10%, और अगर कोई कलर नहीं मिलता है, फोर्थ स्ट्रिप नहीं है, तो ±20%। बात समझ में आई। अच्छा जी, अब इसको यूज कैसे करते हैं, चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि भाई देखो कि एक रजिस्टर है जिसके ऊपर फर्स्ट स्ट्रिप है मान लो येलो, सेकंड स्ट्रिप है मान लो रेड, थर्ड है मान लो ग्रीन, और फोर्थ है मान लो गोल्ड, ये ग्रीन, ठीक है। मैं कहूँ भाई इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिप क्या बताएगी, फर्स्ट डिजिट, डिजिट इसमें लिखी हुई है, तो येलो के साथ कौन सी डिजिट है, 4, तो सबसे पहले लिख दो 4, ये रेजिस्टेंस की फर्स्ट डिजिट होगी। सेकंड कलर बताएगी सेकंड डिजिट, रेड, रेड के साथ कौन सी डिजिट, डिजिट तो यही है, अब चाहे कोई सी नंबर पे है, सेकंड स्ट्रिप सेकंड डिजिट बताएगी, तो सेकंड डिजिट पे क्या आएगा, 2। थर्ड जो स्ट्रिप होती है वो मल्टीप्लायर ऑफ 10 बताती है, यानी क्या बताएगी, वो कैसे, ग्रीन, तो इसके अंदर आप ग्रीन ढूंढो, ये कितना है 10⁵ है, मल्टीप्लायर ऑफ 10 के साथ, तो इंटू 10⁵। अच्छा, चौथी स्ट्रिप कैसी है, गोल्ड, तो गोल्ड है तो वैसा गोल्ड के साथ कितनी आएगी, ±5%। ये हो गया भाई रेजिस्टेंस, क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो आपको अगर कलर दे दे चारों, तो कलर के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस। इसमें उल्टा दे देता हूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस देता तो आप कलर भी बता सकते थे। देखो अगर रेजिस्टेंस होता तो फर्स्ट नंबर किसके एसोसिएटेड विद होता, फर्स्ट स्ट्रिप के कलर के, सेकंड स्ट्रिप के कलर के, ये मल्टीप्लायर थर्ड स्ट्रिप का कलर का था, और ये टॉलरेंस क्या बताती, फोर्थ जो स्ट्रिप है उसका कलर बताती है। बोल बात समझ में आई। चलिए वापस से देखिए, इसलिए तो बस ये सीरीज याद होनी चाहिए ना, बिग हीरो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। चलिए मैंने कहा कि एक चीज का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 2.4 × 10⁸ ±10%। तो मैंने कहा भाई स्ट्रिप के कलर बताओ, स्ट्रिप के कलर, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या बता रही है, फर्स्ट कलर, तो फर्स्ट डिजिट है 2, तो 2 के साथ कौन सा कलर है, रेड, तो इसकी पहली जो स्ट्रिप आएगी वो आएगी रेड कलर की। दूसरी जो डिजिट है वो क्या बता रही है, सेकंड डिजिट, तो दूसरी कितनी है 4, 4 के साथ कितना है ऑरेंज, तो यानी इसकी जो सेकंड स्ट्रिप बनेगी